नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। साथियों, आज अपना आवर्त सारणी का लास्ट भाग रहेगा। उसके बाद मेरी तरफ से आवर्त सारणी पूरी खत्म हो जाएगी। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, उससे मैं निवेदन करूंगा कि सभी वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर के आराम से देख सकते हो। और साथियों, मैंने इसी आवर्त सारणी के ऊपर 100 प्रश्नों की एक क्विज बनाई है, जो मैं आज रात 9 बजे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ऑफलाइन टेस्ट पर लूंगा। और इसी ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहां जाकर के रात 9 बजे आराम से टेस्ट दे सकते हो और आप अपना आकलन कर सकते हो। और साथियों, मैंने जो 100 प्रश्नों की क्विज बनाई है, वो आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, एसएससी, रेलवे, पटवारी, पुलिस, जितने भी स्टेट एग्जाम हैं, जैसे आरपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, उनका कलेक्शन करके मैंने 100 प्रश्नों की क्विज बनाई है, ताकि आपको पता चल सके कि आज के टाइम में मार्केट में किस तरह के पर्सन बनते हैं और किस तरह के पर्सन नहीं बनते हैं। तो आपको एक आईना दिखाना जरूरी होता है साथियों, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के का लेवल एग्जाम में आजकल पूछा जाता है। तो साथियों, मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप जब रात 9 बजे टेस्ट देने आओ, तो अपनी पूर्ण तैयारी के साथ आना और आप अपना मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना। और साथियों, जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो उतने आसान तो नहीं रहेंगे, लेकिन जब आपकी चीजें समझी भी रहेगी तो आप आराम से कर पाओगे। तो साथियों, मैं आपको ये बताता हूं, जो 100 प्रश्नों की क्विज होगी वो रात आज 9 बजे आपसे ली जाएगी। और फिर मैं आपको ये बताता हूं कि जो अपनी ऑफलाइन टेस्ट ग्रुप है, उसके अंदर रात जो 9 बजे टेस्ट होगा, उसमें प्रश्नों की संख्या होगी 100 और मिनट अवधि कितनी रहेगी? 60 मिनट। कहने का मतलब आपको 60 मिनट में 100 प्रश्न करने हैं। अब कुछ लोग परेशान होंगे कि सर ऑफलाइन टेस्ट कैसे दिया जाएगा। तो साथियों, मेरे द्वारा एक पीडीएफ बनाई जाएगी, जो एग्जैक्ट 9 बजे इसी ग्रुप पे अपलोड कर दी जाएगी। और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना, फिर आप क्या करना, अपने प्रश्नों को करना। और आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज के ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे यहाँ 100 तक, और उसके सामने जैसे ACD कुछ इस प्रकार से आंसर की बनानी है और उसकी फोटो खींच करके ग्रुप में सेंड कर देनी है। और जो भी विद्यार्थी सबसे पहले जितने ज्यादा सही प्रश्नों का उत्तर देगा, उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। और जो भी विद्यार्थी 85% सही करेगा, उसको इनाम की राशि दी जाएगी। और वो कितनी दी जाएगी वो आपको आज बता दी जाएगी, कितनी मिलेगी। तो साथियों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज रात 9 बजे आप ये टेस्ट जरूर दोगे। अब साथियों, आपसे एक बात और पूछनी थी। आप मुझे ये बताना कि मैंने आपको रसायन विज्ञान का एक टॉपिक पूरा करवा दिया है। अब मैं ये चाहता हूं कि भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक आपको करवाया जाए, या फिर बायोलॉजी का एक टॉपिक आपको करवाया जाए। तो साथियों, मुझे ये बताना आप पोल करके कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, जो एग्जाम में अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है। मैं उसी टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको। यदि आप बायोलॉजी का बताते हो, तो मैं अगला जो होगा अपने पास, मैं उसमें भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। उसके बाद में क्या होगा साथियों, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के मेरी तरफ से एक एक टॉपिक हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा साथियों, मैं एक बुक उठाऊंगा, एक किताब उठाऊंगा, और उस किताब वाइज अपन चलेंगे। अपन सबसे पहले या तो भौतिक विज्ञान पढ़ लेंगे चैप्टर वाइज, या फिर अपन जीव विज्ञान पढ़ लेंगे, या फिर अपन क्या पढ़ लेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ लेंगे। और साथियों, आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इस चैनल से साइंस पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए आप
किसी पेपर को हिट ही नहीं करोगे, आप अच्छी रैंक लाओगे, क्योंकि मैं यहाँ आपको एक जीरो लेवल से हाई लेवल मेंटेन करवाऊंगा। चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूं उन एग्जाम वालों की औकात नहीं है जो इतने अच्छे लेवल से प्रश्नों को उठा ले। मैं तो ये कहता हूं आपकी औकात होनी चाहिए कि उन अच्छे प्रश्नों को अपन कर दे। तो साथियों, अपन अब ज्यादा समय ना खराब करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। साथियों, आज अपना टॉपिक वैसे कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, मेरी तरफ से ये आवर्त सारणी खत्म हो चुकी थी। लेकिन क्या होता है साथियों, आज के जमाने में कुछ नए प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जब तक आवर्त सारणी की पूरी इमेज अपने दिमाग में छपी हुई नहीं रहेगी तो कुछ प्रश्नों को अपन कर नहीं पाएंगे। तो मैं आपको एक आईना दिखा रहा हूं साथियों कि किस प्रकार के प्रश्न आजकल अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को साथियों आज मैं बताऊंगा आपको। अब प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं एक बार सुनिए साथियों, फिर मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। आजकल के प्रश्न ऐसे आते हैं साथियों कि ऐसा कौन सा वर्ग है या ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें सबसे ज्यादा गैसीय तत्व पाए जाते हैं। फिर प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें सबसे ज्यादा उपधातु पाई जाती है। फिर प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें सबसे ज्यादा दुर्लभ मृदा धातुएं पाई जाती हैं। कहने का मतलब यह है साथियों सीधा सा कि यदि अपने दिमाग में पूरी आवर्त सारणी छपी हुई नहीं है तो अपन ऐसे मान के चलना कि कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का इतना ही मकसद था कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मेरा एक वीडियो ज़्यादा आ जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों, लेकिन आपकी तैयारी में 1% भी बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि आपको बाधा पहुंचती है तो वो ठेस हमें ही पहुंचती है कि हम आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाए। तो साथियों, अब अपन क्या करते हैं, बारी बारी से प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो साथियों, 1 नंबर का प्रश्न मेरा क्या है वो देखना आप। 1 नंबर का प्रश्न है साथियों, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, केवल मैं क्या लिखूंगा, यहाँ आंसर लिखूंगा। आप प्रश्नों को सुनते जाना साथियों, और आप ईयरफोन लगाना और आराम से चीज़ों को लिखते जाना, ताकि क्या होता है साथियों, वीडियो लंबा नहीं बनेगा और अपन आराम से कॉर्पोरेट कर पाएंगे। पहला प्रश्न ये आता है एग्जाम में कि आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है हाउ मैनी मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो अपने पास हाउ मैनी कितने हो जाएंगे, वो 2 हो जाएंगे। कितने तत्व होते हैं, 2 होते हैं साथियों, और वो कौन कौन से हैं वो देखना साथियों आप। एक तो अपने पास साथियों क्या होता है, पारा या मरकरी, और जिसका अपने पास सिंबल क्या होता है साथियों, Hg होता है। और दूसरा अपने पास साथियों क्या होता है, ब्रोमीन, और जिसका संकेत क्या होता है साथियों, Br होता है। अब मैं आपको ये बता दूं, यहीं से मैं आपको 2 प्रश्न और बता दूंगा। वो 2 प्रश्न कौन से हैं वो देखना आप। ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा साथियों, पारा। दूसरा प्रश्न ये आएगा कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्या होगा साथियों, ब्रोमीन हो जाएगा। फिर प्रश्न आएगा कि एस ब्लॉक की ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो होती है साथियों फ्रांसियम। तो आपको यहां से कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन वो कमरे के ताप पे नहीं होती है, कमरे से ज्यादा ताप जब होता है तब वो पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब जो एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है वो क्या आया हुआ है वो देखना साथियों। प्रश्न तो पहला ही था लेकिन मैंने इसमें 2-3 और घुसा दिए। अब अगला प्रश्न सुनना साथियों, क्या है, ऐसे कितने तत्व हैं जो कमरे से अधिक या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो उनकी संख्या मेरे पास साथियों कितनी है, 5 है। उनकी संख्या साथियों मेरे पास कितनी है, 5 है। अब वो कौन कौन सी है वो देखना साथियों आप।
कहने का मतलब या तो कमरे के ताप पर या फिर कमरे से जब थोड़ा सा अधिक ताप हो जाता है तो वो हमें द्रव रूप में मिलना स्टार्ट होती है। तो वो कौन कौन सी देखना साथियों, पहली तो पारा और ब्रोमीन हो जाएगा। तीसरा अपने पास साथियों क्या हो जाएगा, फ्रांसियम हो जाएगा। और 4 नंबर का साथियों अपने पास क्या हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा। और 5 नंबर का साथियों अपने पास क्या हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। अब साथियों यहां गौर करना पॉइंट का, मैं इसी पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट और घुसा दूंगा ताकि आप समझ पाओ। अब एग्जाम में प्रश्न ये आता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो हथेली के ऊपर रखते ही पिघल जाती है। उनका आंसर क्या होगा साथियों, गैलियम और सीजियम। उनका आंसर साथियों क्या होगा, गैलियम और सीजियम होगा। अब साथियों आपको पता होगा गैलियम आवर्त सारणी में 31 नंबर पे आता है और सीजियम 37 नंबर पे आता है। अगर मैं फ्रांसियम की बात करूं 87 नंबर पे आता है। अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं 35 नंबर पे आता है। अगर मैं पारे की बात करूं तो ये 80 नंबर पे आता है। साथियों ये जो परमाणु क्रमांक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे याद नहीं करने हैं, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो अपन को ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अपन क्या करते हैं जल्दी सी टिक लगा पाते हैं। और वैसे तो मैंने आपको तरीका बताया था परमाणु क्रमांक कैसे निकाला जाता है। अब मैं आपको साथियों कुछ अलग टाइप के प्रश्न बता रहा हूं। ये तो थे अपने पास कुछ द्रव अवस्था से संबंधित। अब अपने पास 3 नंबर का प्रश्न क्या है साथियों, वो ये है अपने पास कि सबसे ज्यादा गैसीय तत्वों वाला समूह कौन सा है। कहने का मतलब ऐसा कौन सा वर्ग या ग्रुप है जिसके अंदर सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती है। अब साथियों आप गौर करना, मैं तो यहां रटवा दूंगा आपको कि 18वां वर्ग होता है, लेकिन इमेज आपके दिमाग में तो छपनी ही चाहिए। आप एक बार रट लोगे लेकिन बाद में क्या होगा साथियों, आप भूल जाओगे। अब मैं आपको बता रहा हूं साथियों, आप 1 नंबर का वर्ग देखना। 1 नंबर के वर्ग में ऊपर ही ऊपर हाइड्रोजन होता है, बाकी सारी की सारी क्या होती है, धातुएं होती है। फिर अपन चलते हैं 2 नंबर के वर्ग में। 2 नंबर के वर्ग में सारी की सारी क्या होती है, धातुएं होती है। फिर आप 3 से लेकर 12 तक जाओगे, सारी की सारी क्या होती है साथियों, धातुएं होती है। ठीक है, तो मुझे पता चला यहां तक तो कुछ भी नहीं होगा। फिर मेरे पास आता 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। अब अगर मैं 13वें की बात करूं तो साथियों यहां क्या होता है, बोरोन। यहां इसका मतलब ये तो मेरे पास उपधातु होती है, उसके बाद में नीचे सारी सारी क्या होती है, धातुएं होती है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर मैं बात करता हूं इसकी 14 नंबर की। यहां क्या होता है साथियों, कार्बन होता है। और कार्बन एक प्रकार का क्या होता है साथियों, अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। अब इसके नीचे की बात करूं तो कुछ उपधातु होती है और कुछ क्या होती है, धातुएं होती है। इसका मतलब ये वाला ग्रुप भी नहीं होगा। अब कार्बन के बाद में साथियों क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहां क्या आता है साथियों, फ्लोरीन आता है। और यहां क्या आता है साथियों, नियोन। और नियोन के जस्ट ऊपर यहां क्या होता है, हीलियम आता है। अब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और यहां क्या हो जाएगा साथियों, ओजी हो जाएगा। ये मेरे पास था 18वां वर्ग। और 18वें वर्ग में क्या होती है साथियों, सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती है, 1 2 3 4 5 और 6। अभी तक ये नहीं पता चला कि ओजी या ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकृति में किस रूप में पाई जाती है। अभी तक अपन कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन इसकी खोज हो चुकी है साथियों। तो सबसे ज्यादा गैसीय तत्वों वाला समूह कौन सा हो जाएगा, 18वां हो जाएगा। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सबसे ज्यादा गैसीय तत्वों वाला आवर्त या पीरियड कौन सा है। तो साथियों अपन को क्या बताना है, वो हो जाएगा, एक बार गौर करना कौन सा होगा। यहां नाइट्रोजन होता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया। ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, फिर कल बाहर आई आंटी, ये होगा। अब एक चीज देखना साथियों, यहां नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये चारों की चारों अपने पास साथियों क्या है, गैस है। ये चारों की चारों साथियों अपने पास क्या है, गैस है। अगर मैं पहले आवर्त की बात करूं तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्या होता है, हीलियम। इसका मतलब पहले आवर्त में केवल 2 ही गैसें होती है। फिर मैं दूसरे की बात करूं और तीसरे की बात करूं तो अपने पास क्या होता है साथियों, यहाँ देखना आप, तो दूसरे में कितनी होती है, 1 2 3 और 4 होती है। फिर मैं तीसरे की बात करूं तो कितनी होती है साथियों, केवल 2 ही होती है। इसका मतलब मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा गैसीय तत्वों वाला आवर्त कौन सा है या पीरियड कौन सा है, तो साथियों कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपने रटे नहीं हैं, समझे होंगे।
अब अगला पॉइंट क्या है साथियों, वो गौर करना आप। एग्जाम में प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा मेटेलॉइड या उपधातुओं वाला पीरियड कौन सा है, सबसे ज्यादा उपधातुएं किस आवर्त में पाई जाती है। तो साथियों मैं एक बार आपको इमेज दिखा रहा हूं आवर्त सारणी की, ताकि आप आराम से उसको रिलेट कर पाओ। यहां बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहां नियॉन। यहां अब एक चीज देखना साथियों, यहां क्या आएगा अपने पास, यहां मेरे पास आएगा कहाँ, सीखा, जर्मन, संगीत, प्रभु। फिर अपने पास यहाँ क्या आएगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, सब, भिखारी। यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, ओ सलमा, सिलेगी तेरी पॉकेट। अब एक चीज देखना साथियों, यहाँ अपने पास एक सीडी नुमा संरचना बनती है कुछ ऐसे। कुछ इस प्रकार से अपने पास सीडी नुमा संरचना बनती है साथियों। अगर मैं बात करूं, ये वाला जो आवर्त है मेरे पास, ये 2 नंबर का है, ये मेरे पास 3 नंबर का है, ये मेरे पास 4 नंबर का है, और ये मेरे पास 5 नंबर का है, और ये मेरे पास 6 नंबर का है। अब ये नीचे वाला मेरे पास क्या साथियों, 7 नंबर का है, ऊपर वाला कितना है, 1 नंबर का है। अब कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं वो एक बार चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ प्रश्न तो एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ प्रश्न आने की उम्मीदें बन सकती है, वो मैं आपको सारे करवा देता हूं उस उपधातुओं से जो कि आवर्त सारणी में बन सकते हैं। मैंने आपको प्रश्न क्या बताया कि सबसे ज्यादा उपधातुओं वाला आवर्त या पीरियड कौन सा है। तो आप देखना, 2 नंबर के आवर्त में केवल 1 है, 3 नंबर के में भी केवल 1 है, 4 नंबर के में 1 और 2 है, फिर 5 नंबर के में भी 1 और 2 है। इसका मतलब आपको पता चला कि सबसे ज्यादा उपधातुओं वाला आवर्त कौन सा हो जाएगा, चौथा और 5वां हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि किस आवर्त में उपधातुएं नहीं पाई जाती, किस आवर्त में उपधातुएं नहीं पाई जाती। तो आपको पता होगा पहले में नहीं पाई जाती है और एक 7वें में नहीं पाई जाती है। एक तो पहले में नहीं पाई जाती है, क्या होती है, 7वें में नहीं पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जवाब भी दे पाओगे। तो मैं साथियों अब अपन क्या करते हैं, एक स्टेप आगे मूव करते हैं, मैं आपको आगे के प्रश्न बताता हूं। अब साथियों एग्जाम में प्रश्न किस टाइप के आते हैं वो देखना साथियों। आप एग्जाम में प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे केरोसिन की तेल में डुबोकर रखा जाता है। सुनना साथियों आप प्रश्न, ऐसी कौन सी धातु या ऐसा कौन सा तत्व है जिसे केरोसिन के तेल में डुबोकर करके रखा जाता है। उसका नाम अपने पास क्या साथियों, सोडियम। उसका नाम अपने पास साथियों क्या है, सोडियम है। अब आपको पता होगा कि सोडियम को केरोसिन की तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि यदि ये वायु के संपर्क में आएगी, यदि ये वायु के संपर्क में आएगी तो ये क्या हो जाएगी साथियों, ऑक्सीकृत हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, ऑक्सीकृत हो जाएगी। कहने का मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। अगर ये पानी के संपर्क में आएगी तभी भी आपको पता है कि इसको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, क्योंकि पानी में भी क्या होती है साथियों, ऑक्सीजन होती है। तो ये क्या हो जाएगी, अपने पास Na2O बना लेगी। कहने का मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसी के लिए, खराब ना हो इसी को बचाने के लिए अपन इसको केरोसिन की तेल में डुबो करके रखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न यहां सुनना, कुछ इसी प्रकार का है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसे ठंडे पानी में रखा जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसे ठंडे पानी में डुबो करके रखा जाता है।
उसका नाम साथियों क्या है, फॉस्फोरस है। ये आपको पॉइंट साथियों क्या करना है, ध्यान में रखना है। 3 नंबर का पॉइंट क्या है साथियों, ऐसे कौन से तत्व है जिन्हें मोम में लपेट करके रखा जाता है। ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्हें मोम में लपेट करके रखा जाता है। उसका नाम अपने पास साथियों लिथियम और पोटेशियम। उसका नाम अपने पास साथियों क्या है, लिथियम और पोटेशियम। तो ये पॉइंट भी साथियों आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि साथियों बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है पेपर में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अगला प्रश्न सुनना आप साथियों, क्या है अपने पास। अगला प्रश्न ये है अपने पास कि ऐसा कौन सा तत्व है जो पानी के ऊपर तैरता है। ऐसा कौन सा तत्व है जो पानी के ऊपर तैरता है। अब साथियों कुछ लोग क्या करते हैं, यहां गलती कर जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा ऑप्शन में सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम कुछ इस प्रकार से आएंगे। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। और कुछ लोग ये जानते हैं कि सबसे हल्का जो धातु तत्व होता है वो क्या होता है साथियों, लिथियम होता है। सबसे हल्का धातु तत्व साथियों क्या होता है, लिथियम होता है। तो कुछ लोग इसका उत्तर लिथियम कर देंगे, जो कि सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा साथियों, सोडियम होगा। अब गौर करना साथियों आप, लिथियम उसका कारण क्यों नहीं होगा। अपन लगा तो देते हैं और अपन को ये कॉन्फिडेंस भी रहता है कि सही है, लेकिन अपन को लॉजिक नहीं पता होता उसके कारण का, कि क्या कारण था जिसके कारण इसका उत्तर सोडियम होना चाहिए था। तो साथियों एक बार गौर करना आप, जो अपने पास सोडियम होता है, जो अपने पास सोडियम होता है उसका जो डेंसिटी या जो घनत्व होता है वो क्या होता है साथियों, पानी से कम होता है। क्या होता है साथियों, पानी से कम होता है। इसीलिए क्या होता है, सोडियम पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता रहता है। तो आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है, पता नहीं हजारों बार आ चुका है, कि ऐसी कौन सी धातु या तत्व होता है जो पानी पर तैरता है। तो वो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। क्या पता आपको लैंग्वेज बदल करके कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी धातु या तत्व है जिसका घनत्व पानी से कम होता है। तो आपको क्या उत्तर देना है साथियों, इसका उत्तर देना आपको सोडियम। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। लेकिन आपको ये पॉइंट भी भूलना नहीं है साथियों कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा होता है। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम होता है। लेकिन सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है साथियों, वो होता है हाइड्रोजन। वो क्या होता है साथियों, हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्का धातु तत्व क्या होता है, लिथियम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि पृथ्वी की भूप्रपटि पर, कहने का मतलब पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। फिर प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तब उसका आंसर क्या होगा साथियों, हाइड्रोजन होगा। उसका आंसर साथियों क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। फिर एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आंसर क्या होगा साथियों, नाइट्रोजन होगा। अगर आपको कोई ये पूछ ले कि सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, तो यह तत्व कौन सा होता है, वो भी क्या होता है साथियों, हाइड्रोजन ही होता है। अगला प्रश्न अपने पास साथियों क्या है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तभी भी इसका आंसर साथियों क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा। अब अगला पॉइंट सुनना साथियों क्या है अपने पास। अगला पॉइंट ये है कि पृथ्वी के भूप्रपटि पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, ना कि ऑक्सीजन। फिर अगला पॉइंट अपने पास साथियों ये है कि पृथ्वी की भूप्रपटि पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मेटेलॉइड या उपधातु कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, सिलिकॉन होगा। अब क्या करना साथियों, आप सारे के सारे पॉइंट एक जगह लिख लेना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपके लिए चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब अपन क्या करते हैं साथियों, अगले पॉइंट्स पर मूव करते हैं। मैं साथियों आपको हर चीजें एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि अपन यहां से पढ़ लिया, यहां से पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक अपन अच्छे लेवल से टच करेंगे चीजें। अब अगला प्रश्न अपने पास यह है कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाला
एलिमेंट या तत्व किसका होता है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। तो कम के लिए मैं नीचे एरो कर रहा हूं, सबसे कम, तो वो होता है हीलियम का। -273 डिग्री सेल्सियस। ये तो था अपने पास सबसे कम मेल्टिंग वाला तत्व है। अगर आपको कोई ये पूछ ले कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाला अधातु कौन सा है, तो भी इसका आंसर क्या होगा साथियों, हीलियम ही होगा। आपको भी पता है साथियों, हीलियम एक गैस होती है और गैसें क्या होती है, अधातुओं की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न ये रहेगा अपने पास, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाला धातु कौन सा है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाला धातु कौन सा है। तो इसका आंसर साथियों मेरे पास क्या होगा, मरकरी होगा। इसका पॉइंट अपने पास साथियों क्या होगा, मरकरी होगा। और उसका मेल्टिंग पॉइंट साथियों कितना होता है, -38.83 डिग्री सेल्सियस। जब आप किताबें पढ़ोगे तो आपको वहाँ -39 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाएगा। मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ यहाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो मरकरी का पूछा जाता है। पता नहीं हजारों बार पूछ लिया गया और आने वाले हजारों पेपरों में ऐसे ही पूछा जाएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाना ही है। अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला तत्व कौन सा है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, वो होता है टंगस्टन का। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है साथियों, टंगस्टन का होता है। वो कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कई कई किताबों में ये लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो आपको साथियों परेशान नहीं होना है, ये डाटा आगे पीछे अपन को मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। अब अपने पास ये है कि ये तो अपने पास क्या हो गया, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला तत्व है। लेकिन आपको पता होगा ये अपने पास क्या होती है, एक प्रकार की धातु होती है टंगस्टन। एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल कौन सा है, तब आंसर क्या होगा, टंगस्टन होगा। लेकिन अगर आपको क्या पूछ ले, अधातु पूछ ले, तो उसका आंसर साथियों क्या होगा, कार्बन होगा। उसका क्या होगा साथियों, कार्बन होगा। और उसका लगभग कितना होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला नॉन मेटल कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। और लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं साथियों ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। अब अपन साथियों क्या करते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। आपको पता होगा साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने आवर्त सारणी की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और इन प्रॉपर्टीज से जो सबसे ज्यादा वन लाइनर प्रश्न आता है वो क्या होता है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक आयनन विभव किस तत्व का होता है। आयनन विभव का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। अब साथियों आपको पता होगा कि जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में अपन क्या करते हैं साथियों, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो अपने पास जो आयनन विभव होता है वो क्या होता है साथियों, घटता है। आयनन विभव क्या होता है साथियों, घटता है। लेकिन जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव क्या होता है साथियों, बढ़ता है। इसका मतलब यहाँ अपने पास क्या आएगा, हीलियम आएगा। तो सबसे ज़्यादा आयनन विभव वाला तत्व क्या हो जाएगा साथियों, हीलियम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आयनन विभव वाला तत्व क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। लेकिन सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व क्या हो जाएगा साथियों, सीजियम होगा, जो कि आवर्त सारणी में जो वर्ग 1 है उसमें नीचे ही नीचे आता है, फ्रांसियम के जस्ट ऊपर। अब अपने पास अगला पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है। एक चीज देखना साथियों, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और लेफ्ट से राइट आने पर क्या होती है, घटती है। तो सबसे कम क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि अक्रिय गैसें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होती है, भाग नहीं लेती है, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भाग लेती है। इसका मतलब जो अपने पास इनर्ट गैसेज है, इनर्ट गैसेज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। ये पॉइंट भी आपको साथियों क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब अपन क्या करते हैं, अक्रिय गैसों से जस्ट पहले वाले वर्ग को उठाते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी होती है साथियों, वो होती है अपने पास
फ्लोरीन की, वो किसकी होती है साथियों? फ्लोरीन की होती है। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी साथियों? सीजियम की हो जाएगी। फिर मेरे पास है कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, या इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसकी होती है? बढ़ी हुई और घटी हुई। घटी हुई की तो अपन बात करेंगे तो साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सीजियम ही हो जाएगा। लेकिन बढ़ी हुई का क्या हो जाएगा साथियों? क्लोरीन हो जाएगा। ये पॉइंट साथियों आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट और बता देता हूं साथियों कि जैसे मेरे पास है आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। आयनन विभव का मतलब क्या होता है साथियों कि एक अपने पास न्यूट्रल एटम है, कहने का मतलब उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन अपन जब बाहर निकालते हैं तो अपन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जो ऊर्जा अपनी अवशोषित होती है या जो ऊर्जा अपनी एब्जॉर्ब होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव बोलते हैं। लेकिन जब अपन उदासीन परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ला करके ऐड करते हैं तो वहां अपन को ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कहने का मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कहलाएगी। एग्जाम में प्रश्न आता है आयनन विभव किस प्रकार की अभिक्रिया है, कहने का मतलब किस प्रकार की रिएक्शन है। आपको भी पता होगा जब आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है तो अपनी जो एनर्जी है वो क्या होती है साथियों? एब्जॉर्ब होती है। कहने का मतलब ये है जब अपन रिमूव करते हैं तो अपन को एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसका मतलब अपनी एनर्जी क्या हुई? अपनी एनर्जी क्या हुई साथियों? एब्जॉर्ब हुई है, खत्म हुई एक प्रकार से। इसका मतलब जब एब्जॉर्ब होती है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक होगी, कहने का मतलब उष्माक्षेपी होगी कि उष्माशोषी होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? उष्माशोषी। एग्जाम में पता नहीं एक दो बार ये आ चुका है कि आयनन विभव किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये क्या हो जाएगी? उष्माशोषी। कहने का मतलब एंडोथर्मिक क्या हो जाएगी साथियों? एंडोथर्मिक हो जाएगी। फिर अपन से पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? उत्सर्जित होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये हो जाएगा अपने पास उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब एक पॉइंट बताता हूं साथियों जो अक्सर आपको किताबों में बहुत बार मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है लोग उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताते नहीं हैं, लोगों को उतनी समझ नहीं होती है। मैं आपको बताता हूं, एक आप पॉइंट पढ़ते होंगे, हिंदी में लिखा रहता है विकर्ण संबंध। हिंदी में साथियों क्या होता है? विकर्ण संबंध होता है। और इंग्लिश में अपन क्या क्या बोलते हैं? इसको डायगोनल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? डायगोनल रिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है साथियों? जो अपने वर्ग होते हैं वो वर्ग क्या होते हैं? इस प्रकार से आवर्त में विभाजित रहते हैं। आवर्त में क्या होते हैं साथियों? विभाजित रहते हैं। जो अपना दूसरा और तीसरा आवर्त है, अपना जो दूसरा और तीसरा आवर्त है, उस दूसरे और तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं उनमें कुछ समानता पाई जाती है। उनमें कुछ क्या होती है? समानता पाई जाती है। उनमें समानता पाए जाने का उनको अपन क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध से दर्शाते हैं। देखो एक बार साथियों, अपने पास जो पहला ग्रुप है और जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर क्या होता है? हेलिना की रब से फरियाद। यहाँ क्या होता है? मैंने आपको बताया दूसरा और तीसरा आवर्त जब उनके अंदर तत्वों में समानता होती है तो एक विकर्ण संबंध होता है, उसी को अपन बोलते हैं दूसरे और तीसरे आवर्त में। तो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब इसका जो ये तत्व है अपने पास, ये मैग्नीशियम के साथ क्या रखता है साथियों? समानता रखता है। तो आपको कुछ इस प्रकार से आवर्त सारणी में ये किया हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या पाया जाता है? विकर्ण संबंध पाया जाता है। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से ऐसे कौन से तत्व है जिनमें विकर्ण संबंध नहीं पाया जाता। तो आपको पता ये करना है कि वो दूसरे और तीसरे आवर्त से है कि नहीं है। अगर है तो उनमें विकर्ण संबंध पाया जा सकता है, यदि वो नहीं है तो उनमें विकर्ण संबंध साथियों क्या होगा? नहीं होगा। जैसे मैं आपको और एग्जांपल की बात करूं तो आपको पता होगा बेरिलियम, यहां बोरोन के, सॉरी यहां बेरिलियम के बाद में क्या आता है? बोरोन आता है यहाँ।
और यहाँ क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। तो यहाँ बोरोन और एल्यूमिनियम के बीच में भी क्या होता है, संबंध पाया जाता है। ये भी क्या हो गया साथियों, विकर्ण संबंध हो गया अपने पास। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ क्या होता है, बोरोन, यहाँ क्या होता है, कार्बन, यहाँ क्या होता है, सिलिकॉन। तो यहाँ बोरोन और सिलिकॉन में भी क्या होता है, संबंध पाया जाता है। तो ये भी क्या हो गया, विकर्ण संबंध हो गया। यहाँ मेरे पास कार्बन है, यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, यहाँ क्या हो जाएगा, फास्फोरस। कार्बन और फास्फोरस में भी रिलेशन पाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। तो साथियों अपने पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो कुछ इस प्रकार से थे। अगर मैं और पॉइंट की बात करूं तो कुछ मेमोरी बेस्ड प्रश्न है जो आपको सीधे रटने हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी नोबेल धातु है, नोबेल मेटल कौन सा है। आपने सुना होगा नोबेल गैसें कौन सी होती है, जो अक्रिय गैसें होती है उन्हीं को अपन नोबेल गैसें बोलते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने नोबेल धातु का नाम सुना होगा। बहुत बार एग्जाम में आता है। किनको बोलते हैं अपन, जो धातुएं पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कहने का मतलब प्रेजेंस इन द फ्री स्टेट, वो क्या कहलाएगी, नोबेल धातु कहलाएगी। जैसे मैं बात करूं सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर नहीं, ये अपने पास क्या हो जाएगी साथियों, नोबेल धातु हो जाएगी। आपने नोबेल गैस का नाम तो सुना ही होगा, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं वो सारी नोबेल गैसें होती हैं। अब एग्जाम में प्रश्न आता है कि किस धातु को अपन भविष्य की धातु कहते हैं। भविष्य की धातु अपन साथियों किसको बोलते हैं, टाइटेनियम को बोलते हैं। फिर एग्जाम में प्रश्न आएगा कि किसको अपन रणनीतिक धातु बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि किससे अपन हथियार बनाते हैं, तो वो जाएगी टाइटेनियम। आपने पॉइंट पढ़ा होगा साथियों कि जिन व्यक्तियों की हड्डियां टूट जाती है उनके स्टील की रोड डाली जाती है। साथियों मैं अगर आपको बताऊं तो वो सच में स्टील की नहीं होती है, वो किसकी होती है, प्लेटिनम की होती है। उसका कारण क्या होता है साथियों, जो प्लेटिनम धातु होती है वो क्या होती है, क्रियाशील या तो नहीं होती है या फिर क्या होती है, कम होती है। वो ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, क्रिया नहीं करती है, इसलिए वो प्लेटिनम की होती है। वो स्टील की नहीं होती है। अपन बोल तो देते हैं स्टील की होती है, लेकिन वो स्टील की होती नहीं है। अब क्या होता है, जब डॉक्टर अपने टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता है, जैसे मान लेता हूं कि ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से हड्डी थी, अरे ये हड्डी मान लो यहां से टूट गई, तो क्या करेगा डॉक्टर, यहां रोड लगाएगा। अब यहां जब रोड लगाता है तो यहां कुछ स्क्रू लगाता है। वो स्क्रू लगाता है कि नहीं लगाता है, वो स्क्रू किसके बने होते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट है साथियों, और आपको पता होने चाहिए, ये सीधे एग्जाम में आए हुए हैं। और जो ये स्क्रू होते हैं वो बने होते हैं टाइटेनियम के। किसके बने होते हैं साथियों, टाइटेनियम के बने होते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे साथियों। बस मेरे पास इतने ही पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब अपन आने वाले दिनों में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ये साथियों आप ही डील करके मुझे बताओगे। आप अगर ज़्यादा स्टूडेंट मुझे ये बताओगे कि आपको ये पढ़ाना है, मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी होना चाहिए। जिस प्रकार आपने मुझे ये बताया कि सर हमें आवर्त सारणी पढ़ाई है, तो मैंने आपको आवर्त सारणी पढ़ाई और बहुत डिटेल में पढ़ाई है, और मैंने उसका पूरा पोस्टमार्टम आपको करके दिया है। अब आप कहीं से भी कोई भी पर्सन पढ़ सकते हो, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही आपको एक टॉपिक उठाना है बायोलॉजी का या फिर उठाना है अब फिजिक्स का, आप जो कहोगे वही मैं पढ़ाऊँगा। मैं आपका इंतजार रहेगा आपके उत्तर का। तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।